Hello everyone, I welcome you all to Launchpad Education. On the request of many students, we have come up with yet another case whose name is Iyer Kolu case. Iyer Kolu case is one of the important judgment whenever we talk about the basic structure doctrine and ninth schedule. I understand some of you may be wondering that basic structure के साथ तो केशवानंद भारती केस जुड़ा हुआ है. बिल्कुल ठीक बात है, केशवानंद भारती केस से बेसिक स्ट्रक्चर की बात होनी शुरू हुई, लेकिन उसके बाद भी बहुत सी ऐसी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जिनमें बेसिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया गया, नाइन्थ शेड्यूल के स्टेटस को एक्सप्लेन किया गया और बताया गया जुडिशियल रिव्यू की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या एग्जिस्टेंस है इवन ऑन द लॉज जो नाइन्थ शेड्यूल के अंदर है. Moreover, the case Iyer Kolu was also asked in UPSC mains examination. So therefore, we are going to learn about what is Iyer Kolu case, what are the basics which are involved, what was the question of the law which judiciary was facing, and after that, what was the verdict of the court, uski critical evaluation, and then of course conclusion. So let's start our discussion. Before we move further, it becomes very important to understand certain basics, and of them ninth schedule is the first basic which we are going to learn. So ninth schedule को कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया था और इसकी इंटेंट क्या थी कि कोई भी लेजिस्लेशन अगर पार्लियामेंट बनाती है और उसको नाइन्थ शेड्यूल में प्लेस कर देती है और अगर वो लॉ आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तक कर रहा है फिर भी उसको वाइड नहीं करार दिया जाएगा, वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर हो जाएगा जस्ट बिकॉज उस लॉ को हमने नाइन्थ शेड्यूल में ऐड कर दिया. अब क्वेश्चन कम्स कि नाइन्थ शेड्यूल का ये इंटेंट क्यों था, ऐसा शेड्यूल क्यों बनाया गया. उसका सोल रीजन ये था कि उस टाइम पे दौर लैंड रिफॉर्म्स का चल रहा था. उस टाइम पे वेरियस एग्रेरियन रिफॉर्म लेजिस्लेशंस आ रहे थे जो कि प्रॉपर्टी को एक्वायर करके उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे थे. उस टाइम पे प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट. सो जब भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करने की कोशिश की जाती थी बाय स्टेट, लोग पहुंच जाते थे सुप्रीम कोर्ट ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट आर्टिकल 13 इज सेइंग दैट एनी लॉ इनकंसिस्टेंट or in derogation of the fundamental rights will be void. So since property was a fundamental right and article 13 भी prohibit कर रहा था कि आप fundamental right को violate नहीं कर सकते कोई law बना के, तो पर्पस डिफीट हो जाता था उस लेजिस्लेशन का जो था इगैलिटेरियन वन, जो था सोशलिस्ट डीपीएसपीस को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को एग्जिस्टेंस में लाना. सो नाइन्थ शेड्यूल, फर्स्ट अमेंडमेंट एंड अलॉन्ग विद द फर्स्ट अमेंडमेंट दो और आर्टिकल्स इंसर्ट किए गए विच वर 31A एंड 31B. अब 31A बोल रहा था सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी. दैट मीन्स वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसने 31A ऐड किया और 31A क्या बोल रहा है दैट वी नीड टू सेव दोज लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू विच आर गोइंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी. अब 31B क्या कह रहा था, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस अंडर नाइन्थ शेड्यूल. दैट मीन्स अगर नाइन्थ शेड्यूल के अंडर जो लेजिस्लेशंस डाल दिए जाएंगे उनको वैलिड करार दिया जाएगा, ना कि इनवैलिड, इवन इफ दे आर गोइंग टू एक्सटेंड एंड वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट. सो इसका पर्पस क्या था, इट वाज टू एस्टैब्लिश एगैलिटेरियन सोसाइटी फुलफिलिंग सोशलिस्ट डायरेक्टिव्स. So, जैसा कि मैंने आपको बताया, the prime reason was to give protection to various agrarian reform legislation, and ninth schedule was added by First Amendment Act with the intent that any legislation placed in the ninth schedule could not be challenged on the ground that it was violative of any fundamental right. So, अगर हम इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करें, so we will be arriving at the conclusion कि स्टेट तो कुछ अच्छा करना चाह रहा था, इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने की कोशिश की, लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू लैंडलेस लेबर्स को, टिलर्स को हेल्प करने की कोशिश की गई और जो इनकम इनइक्वालिटी थी उसको कम करने की कोशिश की गई. तो इसी के चलते 13 एक्ट्स वर एडेड इनटू नाइन्थ शेड्यूल एंड दैट टू विद रिस्पेक्ट टू एग्रेरियन रिफॉर्म्स. पर प्रॉब्लम तब होनी शुरू हुई जब वेरियस लेजिस्लेशंस वर एडेड इन द नाइन्थ शेड्यूल, नॉट फॉर द एग्रेरियन रिफॉर्म्स बल्कि कुछ पैरोकियल पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए. सो हाउएवर इन द लेटर स्टेजेस नाइन्थ शेड्यूल वाज फ्लडेड विद वेरियस लेजिस्लेशंस व्हिच वर टू बी गार्डेड फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू. अब जो लेजिस्लेशंस ऐड करनी शुरू कर दी गई थी नाइन्थ शेड्यूल में वो एग्रेरियन रिफॉर्म्स तक सीमित नहीं थी, बट इट कवर्ड वेरियस डायमेंशंस
apparently trying to turn the constitutional state into absolute one. That means कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसको ओवरटर्न करके एब्सोल्यूट अथॉरिटेरियन स्टेट में कन्वर्ट करना. दिस वाज एक्चुअली द इंटेंट जो ग्रेजुअली इवॉल्व हो गया था. सो इन दिस सिनेरियो इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट कि पार्लियामेंट की पावर्स के ऊपर चेक रखा जाए, उस पर रोक लगाई जाए. सो ये नेक्स्ट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कोई कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, बट ये क्या है? जुडिशियल प्रिंसिपल है. किसका? इंडियन जुडिशरी का. दैट मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक फीचर्स हैं जिनको ऑल्टर नहीं किया जा सकता, चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक लेके आ जाओ. और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उस बेसिक फीचर को, स्ट्रक्चर को हार्म करने की कोशिश कर रही है, तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है. ये सारी इंटरप्रिटेशन की गई थी केशवानंदा भारती केस में. और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की लिस्ट है, दिस इज नॉन एग्जॉस्टिव. ऐसा नहीं है 10-12 चीजें दे दी कि यही बेसिक स्ट्रक्चर है. नो, दिस इज नॉन एग्जॉस्टिव. एज एंड व्हेन जुडिशरी फील्स दैट सर्टेन थिंग्स आर टू बी एडेड इन दैट लिस्ट, दे आर बीइंग एडेड. अब बात करते हैं कि आईआर कोलू केस क्या कह रहा है. आईआर कोलू केस, पॉपुलरली नोन एज 9th शेड्यूल केस, वाज प्रोनाउंस्ड बाय 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. दैट मींस इसका पॉपुलर नाम क्या है? 9th शेड्यूल केस, और इसको 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने प्रोनाउंस किया था. मोर ओवर ये एक लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट है जिसने इंटरप्रेट किया किसको? डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, जो केशवानंद भारती से शुरू हुआ था. मोर ओवर इन्होंने क्लैरिटी ऑफ थॉट भी दी. किसके ऊपर? 9th शेड्यूल के ऊपर. सो इस केस के आने के बाद वो सारी कंट्रोवर्सी को खत्म कर दिया गया which was with respect to the basic structure doctrine. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि what is that controversy? तो वो कंट्रोवर्सी या फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या था? वो ये था कि वेदर ऑन एंड आफ्टर 24/4/1973, दैट मींस डेट ऑफ जजमेंट इन केशवानंद भारती केस, 24/4/1973 को केशवानंद भारती केस की जजमेंट प्रोनाउंस की गई थी. और क्वेश्चन ऑफ लॉ ये था कि क्या पार्लियामेंट को परमिसिबल है कि वो 31B के अंडर उन लॉज को इम्यूनाइज करें फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू बाय इंसर्टिंग देम इन द 9th शेड्यूल. इन शॉर्ट, क्या केशवानंद भारती केस की जजमेंट के बाद भी पार्लियामेंट 9th शेड्यूल के अंडर कुछ लॉज को इंसर्ट करके उनको जुडिशियल रिव्यू से बचा सकती है? सो कोर्ट ने इसके ऊपर क्या जजमेंट दी? कोर्ट ने अदर लैंडमार्क जजमेंट्स को कोट करते हुए, जैसे कि केशवानंद भारती, इंदिरा गांधी केस, या फिर इलेक्शन केस भी बोलते हैं इसको, मिनर्वा मिल्स केस एंड वामन राव केस में ये कंक्लूड किया कि जो भी लॉज पार्लियामेंट केशवानंद भारती केस की जजमेंट के आने के बाद 9th शेड्यूल में डाल रही है, उनको ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं दी जाएगी. दैट मीन्स ये नहीं है कि आपने उसमें ऐड कर दिया लॉ और उनको ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिल गया फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू. नो, दिस विल नॉट हैपन. देन व्हाट विल हैपन? कोर्ट उसको एग्जामिन करेगा कि कितने एक्सटेंट तक फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है. मतलब जो लेजिस्लेशन क्रिएट किया गया है वो कितना इफेक्ट कर रहा है फंडामेंटल राइट को और कितना इफेक्ट कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर को. और अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इज ऑल पावरफुल टू स्ट्रक डाउन दैट पर्टिकुलर लेजिस्लेशन. सो दैट मीन्स court will examine the nature and the extent of violation of the fundamental right by the statute and see if it affects the basic structure or not. And if it affects, then it may be struck down by the Supreme Court. It will be the role of court to observe that to what extent the invasion of fundamental right is necessary. Just to explain you over here, जैसे केशवानंद भारती केस में ही कोर्ट upheld the 25th Amendment's first provision, which was laws giving effect to certain DPSP, that is 39B and 39C, will not be void even if they violate 1490. अब वो सीन क्या था कि 39B, 39C वर सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ DPSP जो एग्जिस्टेंस में लाने की जरूरत थी. तो कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया था कि अगर ये पर्टिकुलर DPSP एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, क्योंकि वो सोशलिस्ट थे, इनकम गैप को कम कर रहे थे, तो उसके लिए अगर आपको फंडामेंटल राइट वायलेट करना भी पड़ रहा है तो इट्स ओके. सो सिमिलरली आगे भी कोर्ट ऐसा देख सकता है कि किस एक्सटेंट तक इन्वेजन ऑफ फंडामेंटल राइट इज नेसेसरी. हैविंग सेड दिस, कोर्ट वाज आल्सो ऑफ द ओपिनियन
कि वो जो इन्विजन होगी इट विल बी ओपन टू द चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इट डिस्ट्रॉयज और डैमेज द बेसिक स्ट्रक्चर। वो इन्विजन जो लेजिस्लेशन करके आप कर रहे हो उसको 9th शेड्यूल में डाल के ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं दे सकते। इट हैज टू बी ओपन टू द जुडिशियल रिव्यू and judiciary will decide that if it is damaging the basic structure or not, and if it is damaging then to what extent it is doing so। बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। क्रिटिसिज्म तो इसका बहुत ही जनरल क्रिटिसिज्म है। वो क्या हो सकता है कि कोर्ट ने कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट तो दी नहीं बेसिक स्ट्रक्चर की, सो एज एंड व्हेन कोई भी बात आती है तो कोर्ट मे ऐड दैट दिस इज नाउ द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So every now and then the court keeps on adding new principle as a part of the basic structure, thus hampering not only the legislature but also paving the way for new litigation. Moreover, criticism में ये भी सुनने को आता है कि such type of judgments are actually chipping away or taking away क्या power of the legislature to enact the law। अब parliament का काम क्या है? enact करना legislations। अब अगर लेजिस्लेशंस एनैक्ट किए जा रहे हैं किस लिए? डीपीएसपी को फुलफिल करने के लिए या फिर कोई और पॉलिसी कंसर्न के लिए, कोई और पब्लिक पॉलिसी लाने के लिए, कोई डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को मद्देनजर रखते हुए। तो क्या होता है, कोर्ट आती है और उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है। सो फिर पार्लियामेंट करे तो क्या करे? पर बात यहां तक नहीं खत्म होती। If the intent of the parliament is good, like it was when we were talking about the DPSP 39B 39C, those socialist principles थे, तो उस टाइम पे कोर्ट ने अपहेल्ड किया था कि अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है फॉर सच DPSP then it is fine। So what is the conclusion? Conclusion इसका ये है कि आईआर कोलू केस ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को रीअफर्म की। मोर ओवर इन्होंने ये क्लैरिटी ऑफ थॉट दी कि अगर आप कोई भी एनैक्टमेंट 9th शेड्यूल में ऐड करते हो आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ द केशवानंद भारती जजमेंट, तो उसको भी कोई ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं है। व्हाट आई मीन टू से, इवन आफ्टर अ स्टैट्यू इज इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल, उसकी प्रोविजंस विल बी ओपन टू चैलेंज on the ground that they took away or abrogated all or any of the fundamental right and therefore damaged or destroyed the basic structure। So एक बात हम और कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट करने की कोशिश करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, तो उसको स्ट्रक डाउन किया जा सकता है बाय द कोर्ट, चाहे वो फिर 9th शेड्यूल में डाली गई हो एनैक्टमेंट, चाहे फिर वो 39B से प्रोटेक्शन ले रही हो, डजंट मैटर। सो गाइस, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। Make sure you give it a thumbs up and subscribe to our YouTube channel Launchpad Education। Thank you very much।